सबको गुड मॉर्निंग। बच्चों, जो टेंस का टॉपिक है आपका, जो मैंने पढ़ाना शुरू किया था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कुछ बातें मैंने आपको समझाई थी, और डू और डज का प्रयोग कैसे होता है। डज का तो मैंने करके दिखाया था, एक आपको डू का प्रयोग भी करके दिखा देता हूँ। जैसे बच्चों, मैंने आपको बोला एक सेंटेंस, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। अब ये बहुत ही जनरल सेंटेंस है, आई टीच इंग्लिश। अनुवाद क्या होगा? एक बच्चा कहता साहब इसका अनुवाद होगा ये मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों आप ये बताओ कि इसके अंत में यहां क्या आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। मैंने आपको क्या बोला था? यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़कर आ जाए तो ऐसे टेंस को आप क्या बोलते हैं? ऐसे टेंस को बच्चों आप प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। और जब आपको पता चल गया प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आपको यह भी पता चल जाना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का अनुवाद करते समय उसकी क्रिया के अंत में बोलना पड़ेगा ता है, ठीक है। अब मैं पढ़ाता है, ये तो जम नहीं रहा आपने, क्योंकि मैं के साथ तो पढ़ाता नहीं, पढ़ाता हूं आएगा तो वो तो आप कर्ता के अनुसार चेंज कर लेते हो कि मैं हूं तो अंग्रेजी पढ़ाता हूं और वह तो अंग्रेजी पढ़ाता है और लड़की तो पढ़ाती है। इस तरीके से आप कर लेते हैं इसको। तो जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, हम अंग्रेजी पढ़ाता है, ये नहीं जम रहा है। बहुवचन है तो आप क्या बोलोगे? क्रिया को चेंज करोगे बहुवचन के अनुसार, तो आप क्या बोलोगे? हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे। तुम अंग्रेजी पढ़ाता है, नहीं जम रहा, क्या बोलेंगे? तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो। आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, तू अंग्रेजी पढ़ाते हो, ये गलत है, तू अंग्रेजी पढ़ाता है, ऐसे बोलना चाहिए। ओके। अब बात आती है ही की, तो वह अंग्रेजी पढ़ाता है। अगर लड़की है तो वह अंग्रेजी पढ़ाती है, अगर बहुवचन है तो वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इस तरीके की बातें हैं, है ना। तो वो तो कोई विशेष नहीं है, हिंदी का है, आप कर लीजिए। अब बच्चों, मुद्दे वाली बात क्या है? मुद्दे वाली बात यह है कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, लेकिन मुझे क्या चाहिए बच्चों? मुझे तो एच भी चाहिए जो इस जगह है, जो दिखाई नहीं देती है, यानी केवल दो टेंसेस में दिखाई नहीं देती है। एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिखाई नहीं देती, जरा ध्यान दो बच्चों। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या दिखाई नहीं देता? डू या डज नाम की सहायक क्रियाएं दिखाई नहीं देती, बाहर से लानी पड़ती है। क्लियर? और पास्ट सिंपल टेंस में क्या दिखाई नहीं देता? पास्ट सिंपल टेंस में बच्चों डिड दिखाई नहीं देता, डिड नाम की सहायक क्रिया जो बाहर से लानी पड़ती है। इतनी बात समझ में आ गई है? अगर बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है तो आपको इतनी भी बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप डू का प्रयोग कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन डज का प्रयोग कर रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या? यदि डज का प्रयोग हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ एस या ईएस हट जाएगा। चाहे एस हो, क्योंकि वो एस यहां आकर के ईएस बन गया है, और अगर ईएस है तो ईएस यहां आकर के ईएस बन गया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि चाहे एस हो चाहे ईएस हो, अगर डज का प्रयोग हो गया है तो वो हट जाएगा। और डज का प्रयोग बच्चों चाहे सकारात्मक वाक्य आई मीन एफर्मेटिव सेंटेंस हो, या नकारात्मक वाक्य आई मीन निगेटिव सेंटेंस हो, या प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य आई मीन इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, या फिर कोई WH वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस हो, सेंटेंस है कैसा भी हो, अगर डज का प्रयोग हो रहा है। आप जानते हो बच्चों, अफर्मेटिव में डज का प्रयोग नहीं होता, जनरली अफर्मेटिव में डज का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अफर्मेटिव में भी कभी कभी होता है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि डू कम, प्लीज डू कम, कृपया आओ। तो मुझे जब अपनी बात के ऊपर, अपनी क्रिया पर बलाघात करना होता है, या यूं कहें कि हिंदी में जब मुझे क्रिया के साथ में निपात जोड़ना होता है। हिंदी में अगर इस बात को कहूं तो कुछ यूं होगा कि जब मुझे क्रिया के साथ में उस पर बलाघात करने के लिए तो निपात जोड़ना होता है, तो बच्चों में डू का प्रयोग या डज का प्रयोग करता हूं। तो डू कम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों डज अगर आता है, जैसे मैं आपको कहता हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि आई टीच इंग्लिश, अगर मैंने यूं बोला कि आई डू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं। अगर शी आता तो शी डज टीच इंग्लिश, तो डज आता तो यहां ऐसे ही सट जाता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि साधारणतः अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू और डज का प्रयोग नहीं होता, परंतु बलाघात करने के लिए, हिंदी इंग्लिश में बोले तो एम्फेसिस करने के लिए, और अगर हिंदी अनुवाद करें तो कुछ यूं होगा कि क्रिया में बलाघात करने के लिए तो निपात जोड़ने की दृष्टि से
हमको क्या करना पड़ता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी कई बार जो है डू डज का प्रयोग करना पड़ता है। और ऐसा बच्चों इन जनरल नहीं होता, ऐसा पोएट्री में अक्सर होता है। पोएट्री में होने की एक वजह है, पोएट्री में बच्चों ये होने की वजह है कि जैसे बच्चों मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मैंने एक सेंटेंस लिखा और उसके अंत में एक वर्ब लिख दी मैंने, प्रीच। क्या लिख दी बच्चों मैंने, प्रीच। क्लियर है? प्रीच का मतलब तो उपदेश देना होता है। और मैं जब इसकी तुकबंदी, इसकी राइम स्कीम जोड़ने के पर्पज से, क्योंकि आप जानते हो बच्चों कविता में क्या होता है, एक तो फ्री वर्स में कविता लिखी जाती है, मुक्त छंद, जिसको केचवा छंद कहते हैं, तो वो तो बात ही अलग है। लेकिन जब हम छंदबद्ध, जिसको हिंदी में अंत्यानुप्रास कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंत्यानुप्रास, तो अंत्यानुप्रास के अंदर बच्चों, जब अंत्यानुप्रास के अंदर आप क्या करते हो कि वो लिखते हो कविता, तो मुझे बच्चों यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ टीचेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टीचेज। क्यों किया मैंने, क्योंकि बच्चों यहाँ शी आ रहा है। अब मुद्दे की बात यह है कि बच्चों प्रीच और टीचर्स का तो जोड़ बैठा ही नहीं, तो फिर मुझे क्या करूं। इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन, गणित के अंदर बच्चों जैसे आप समीकरण को क्या करते हो, संतुलित करते हो कि नहीं करते, तो बच्चों बैलेंस द इक्वेशन, अब मुझे इस ऐसे एस को हटाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ जुगाड़ बैठेगा। अब ऐसे एस हटाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता बचेगा, मैं क्या करूंगा, शी डज, और ये कर दिया मैंने टीच, शी डज टीच। अब बच्चों बताओ प्रीच और टीच का जुगाड़ मिल गया या नहीं मिला। ये जो दोनों का बच्चों दोनों में स्वर मैत्री हो गई, इस स्वर मैत्री को बच्चों अंग्रेजी में एसोनेंस तो नहीं कहते, इसे राइम स्कीम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, राइम स्कीम कहते हैं। जो स्वर मैत्री है बच्चों, हिंदी में तो क्या है, स्वर मैत्री दो प्रकार की होती है, और अंग्रेजी में भी दो प्रकार की होती है। लेकिन हिंदी में क्या है बच्चों, दो प्रकार की स्वर मैत्री होती है, तो उस दोनों प्रकार की स्वर मैत्री को आप क्या बोल देते हो। जैसे बात समझना, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। अब बताओ लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में आ गया पुरानी थी। ध्यान देना, पुरानी थी, ठीक है। फिर मैंने बोला बूंदे लेके हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब बच्चों बताओ क्या आ गया, कहानी थी। अब बच्चों ये हिंदी में तो क्या कहलाएगा, अंग्रेजी में क्या कहलाएगा, जो बताता हूं। हिंदी में तो बच्चों ये अंत्यानुप्रास कहलाएगा। क्या बोला, क्या कहलाएगा ये हिंदी में तो अंत्यानुप्रास कहलाएगा। अब बच्चों अंत्यानुप्रास क्यों कहलाएगा, ये अंत्यानुप्रास नंबर 1। अंत्यानुप्रास बच्चों दो प्रकार का होता है, ये अंत्यानुप्रास नंबर 1 कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। दूसरा उदाहरण बच्चों कुछ यूं है कि जैसे मैंने आपको ये कहा कि जैसे मैंने आपको बोला उदाहरण देता हूं मैं, बहुत अच्छा वाला उदाहरण देता हूं। हाँ, जैसे बच्चों मैंने कहा कि पसर गई है दिशा, पसर गई है निशा दिशा में। अब मैंने दो शब्द बोले, एक तो बोला मैंने निशा, ये देखो निशा, और एक बोल दिया मैंने दिशा। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत तत्व की हिंदी और अंग्रेजी दोनों की बात बता रहा हूं। पसर गई है निशा दिशा में, काली व्याली की तरह है। अब काली वैली को छोड़ो, आप हालांकि काली वैली में भी है। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि ये दिशा और दिशा क्या वाक्य के अंत में आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी इन दोनों के अंदर देखो बच्चों, न प्लस ईशा, और इधर भी क्या आ रहा है, द प्लस ईशा। तो ये जो बच्चों ये स्वर मैत्री है, क्या है ये तो स्वर मैत्री है। अब ये जो स्वर मैत्री है, इसको हिंदी में बैण सगाई भी कहते हैं। और ये क्या बच्चों, ये क्या है, ये तुकांत कविता है। तो तुकांत भी अंत्यानुप्रास कहलाता है, और ये बैण सगाई है ना बच्चों, ये अंत्यानुप्रास नंबर 2, ये भी अंत्यानुप्रास कहलाता है। आपको ये समझना चाहिए कि अंत्यानुप्रास दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जब तुक कविता की अंतिम, जब कविता की पंक्तियों की अंत में जाकर के तुक मिलती है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, उस तुक को आप क्या बोलते हैं, अंत्यानुप्रास बोलते हैं। दूसरी बात, जब कविता की पंक्तियों के बीच के अंदर बच्चों स्वर ध्वनि एक जैसी मिलती है, तो उसको आप स्वर मैत्री या बैण सगाई कहते हैं, और उसको आप क्या बोलते हैं, उसको भी अंत्यानुप्रास कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में बच्चों को दोनों को अलग अलग बोला जाता है। जब लास्ट में जाकर के तुक मिलेगी, तो आप कहेंगे राइम स्कीम मिल रही है, राइम स्कीम। लेकिन बच्चों अगर मान लो बीच के अंदर स्वर मिल रहे हैं, जैसे कम नियर माई डियर, इस तरीके से बोलेंगे आप, तो यहां बच्चों ये बैण सगाई है, ये स्वर मैत्री है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एसोनेंस। क्या कहा जाता है, एसोनेंस। ये शब्द जरा ध्यान देना बच्चों, ASSONANCE, ये एक अलंकार का नाम है, फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको कहते हैं एसोनेंस, स्वर साम्य या स्वर मैत्री या बैण सगाई। ये बच्चों हिंदी में अंत्यानुप्रास का एक प्रकार होता है। राइम स्कीम जानी गई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लास्ट में आ गया आर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, फिर आर आ गया। तो ये बातें हैं। अब मैं वापस मुद्दे की बात की तरफ आ रहा हूं। तो बच्चों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, उनमें साधारणतः किसका प्रयोग नहीं होता, डू डज का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जो नेगेटिव इंटरोगेटिव वगैरह है, उनमें
डू डज का प्रयोग होता है। अब बच्चों अगर मान लो मैं आपको कहूं कि आई टीच इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं और मैं आपको कहूं कि इसका प्रश्नवाचक बनाओ, तो यहां से डू या डज बाहर निकलेगा। अब बताओ इसमें ऐसे एस जुड़ा हुआ है क्या? चूंकि इसमें जुड़ा हुआ नहीं है तो यहां पर डू छुपा हुआ है, और अगर यहां एस या एस जुड़ा हुआ होता तो यहां डज छुपा हुआ होता। तो बच्चों आप क्या करोगे? मैंने आपको बता भी दिया कि आई को प्लूरल माना जाता है, तो बताओ डू बाहर आएगा कि डज आएगा? तो जाहिर सी बात है बच्चों डू आएगा। डू आई टीच इंग्लिश। अब बच्चों मुझे टीच में से एस या ईएस को नहीं हटाना पड़ा क्योंकि इसमें था ही नहीं, तो मैं कहां से हटाता। लेकिन बच्चों अगर इसके अंत में एस या ईएस होता और अगर मैं डज का प्रयोग करता तो मुझे निश्चित रूप से क्या करना पड़ता? उस एस या ईएस को हटाना। डू आई टीच इंग्लिश, आइए वाला सेंटेंस बोल दो फटाफट। तो बच्चों क्या बन जाएगा? आई नेगेटिव बना रहा हूं। अब नॉट तो अकेला आएगा नहीं, तो बच्चों से डू को इधर लाना पड़ेगा। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। ये बच्चों ये गलती अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम क्या है बच्चों? ये बच्चे बोलते हैं आई नॉट टीच इंग्लिश। ध्यान दो बच्चों, नॉट का प्रयोग अकेले नहीं होता, कभी कभी पोएट्री में होता है। जैसे कविता इसी में आएगी बाद में, इसी पार्ट के सॉरी 9th में है, आपके नहीं है। द रोड नॉट टेकन, तो द रोड दैट वाज नॉट टेकन, लेकिन उसमें बच्चों उसने नॉट टेकन का प्रयोग किया, तो पोएट्री में किया, उसकी वजह अलग होती है, उस पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। पर आप इतना समझ लीजिए, नॉट का प्रयोग अकेले नहीं होगा। जब भी होगा तो किसके साथ होगा? नॉट जब भी आएगा तो 24 फ्रेंड्स यानी नॉट अपने चॉइस दोस्तों में से किसी एक के साथ आएगा, अकेला नहीं आएगा। एक बात तो नेगेटिव बनाना सीख गए आप। अब बताओ अगर मैं आपको ये कहूं कि साहब इसका तो बनाओ मेरे को तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो आप बनाओगे डू आई नॉट टीच इंग्लिश। यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं है, डू आई नॉट टीच इंग्लिश। अब बच्चों समस्या आपको कहां आएगी? कुछ बच्चे इसको यूं बना देते हैं डू और नोट भी आगे ले आए, ये नोट आई टीच इंग्लिश। अब बच्चों हमेशा ध्यान रखो, फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क में बदलना है यदि सहायक क्रिया का प्रयोगकर्ता से पहले हुआ है। अंग्रेजी में बच्चों किसी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने का पहला नियम यह है कि उसमें सहायक क्रिया का प्रयोगकर्ता से पहले होगा, और अगर मान लो बच्चों सहायक क्रिया का प्रयोगकर्ता से पहले नहीं हुआ है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक तत्व की बात बताने वाला हूं। अगर कोई सेंटेंस बच्चों वाई से शुरू हो रहा है तो बताओ वाई तो एक WH वर्ड है और उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है और सहायक क्रिया का प्रयोग बच्चों यहां हुआ है, यानी सब्जेक्ट के पहले नहीं बल्कि बाद में हुआ है। ध्यान से सुनो, अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है लेकिन उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता से पहले नहीं हुआ है तो वाक्य बच्चों प्रश्नवाचक नहीं होगा। और यही वजह है कि WH वर्ड से शुरू होने के बावजूद उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। तो बच्चों कोई भी वाक्य सिर्फ ध्यान देना WH वर्ड से शुरू होने की वजह से प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बनता है। फिर प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है? इन ऑर्डर टू चेंज ए सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव वन, किसी वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए पहला नियम यही है कि सहायक क्रिया जो HV है ना, हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी इनवर्स्ड। इनवर्स्ड का मतलब बच्चों उसका इनवर्जन किया जाना जरूरी है। अगर सरल शब्दों में कहूं तो यूं कहूं कि HV का प्रयोग कर्ता से पहले होना जरूरी है, तब जाके वाक्य प्रश्नवाचक बनेगा, अगर अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रहा तो भी नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई है? तो बच्चों ये बात तो आपके समझ में आ गई है, ऊपर वाला वाक्य सही है और नीचे वाला गलत है। क्यों बच्चों? वो इसलिए गलत है क्योंकि बच्चों जब आपने बोला आई डू नॉट टीच इंग्लिश, ये तो आपका सही था, लेकिन बच्चों आप आई डू नॉट के एवज में आई डोंट का प्रयोग भी कर देते तो कोई गुनाह नहीं होता, तब भी वाक्य सही माना जाता। अब बच्चों अगर मान लो आपने आई डू नॉट का यह डू नॉट आगे लेके आए हो, तो अगर आप यह डोंट का प्रयोग कर दो तो भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन डोंट के प्रयोग में तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन इसमें गुनाह होगा। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि कर्ता के बाद तो डोंट भी आ सकता है और डू नॉट भी आ सकता है, लेकिन कर्ता के पहले सिर्फ डोंट आ सकता है, डू नॉट नहीं आ सकता है। यह आपको समझाया जा चुका है बच्चों। मैं ये कहना चाहता हूं नॉट का प्रयोग कर्ता से पहले नहीं होगा। नॉट का प्रयोग तीसरे स्थान पर होगा, जैसे आई डू नॉट तीसरे स्थान पर होगा। तो इन जनरल आमतौर पर बच्चों क्या होता है कि नॉट का प्रयोग तीसरे स्थान पर किया जाता है, तीसरे स्थान पर होता है उसका प्रयोग करता है, ये पहले कदापि नहीं होगा। और अगर होगा फिर आपको भी सर आप तो बोले थे कदापि नहीं होगा। अरे भाई नियम तो यही कहता है कि कदापि नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो इट शैल बी इन इट्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अगर होगा बच्चों
तो फिर ये क्रिया के साथ में संधि होकर, अब संधि तो हिंदी में होती है, अंग्रेजी में होती नहीं है, पर बच्चों यही तो कहूंगा मैं, जैसे DAY डे प्लस LY को जोड़ोगे तो डेली बनेगा, तो हिंदी में तो मैं यही कहूंगा वो अपने संधिशुदा रूप में होगा, वो अपने संधिशुदा रूप में, अपने संकुचित रूप में होगा, वो अपनी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, बात खत्म हो जाती है। अब बच्चों नई बात शुरू करता हूं। नई बात क्या है? तो बच्चों ऐसे क्या है कि जैसे मान लो स्क्रीन के ऊपर टाइप कर दिया यार, एक एक मिनट में समझा करके 40 मिनट के अंदर तो पूरे टेंस ही समझा देते हैं लोग, है ना। अब पता नहीं वो कुव्वत मुझ में क्यों नहीं आ पाई, हालांकि मैंने डेवलप करने की बहुत कोशिश भी की है, लेकिन 40 मिनट में पूरे टेंस पढ़ाने की कला, वो कौशल जो है मैं अब तक डेवलप नहीं कर पाया हूं, है ना। तो जैसा कौशल मेरे पास है मैं तो वही परोस रहा हूं आपको। तो बच्चों प्रेजेंट सिंपल में इतना टाइम लग गया है। अब देखो आप, मैं आगे बढ़ता हूं, अभी तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर कुछ बातें और भी करनी है, जरा देखना बच्चों। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है? मैंने आपको कहा नोट के 24 दोस्त होते हैं। देखो एक बार इसको समझ लो, 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट, 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट। लेकिन बच्चों मैं चाहे टाइम कितना भी लगा दूं, लेकिन इतना मेरे ऊपर भरोसा कीजिए कि अगर मेरी बातें अगर आपने ध्यान से सुन ली तो जीवन में दोबारा मेरे से पढ़ा हुआ टॉपिक फिर किसी अन्य अध्यापक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मुझ पर भरोसा कीजिए, है ना। बस केवल मेरी बातें ध्यान से सुनिए, और जो चीजें मैं लिखने के लिए बोलता हूं उनको आप लिखें, और जल्दी जल्दी लिखें, है ना। राइटिंग वाइटिंग तो घर पे जमाना फिर आप, यहाँ तो मैं जब पढ़ाऊं तो यहाँ तो स्टूडियो का थोड़ा टाइम इंपॉर्टेंट होता है उस दृष्टि से, ठीक है। 24 फ्रेंड्स नोट, 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट है बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार ये कौन कौन से होते हैं जरा देखना। एक तो बच्चों PA, बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइमरी ऑक्सिलियरीज। क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलियरी। एक होती है MA, ये होती है मॉडल ऑक्सिलियरीज। दूसरी बात, आपके सबके पास विद्वान गुरुजन स्कूलों में विराजमान, अगर मान लो मैंने MA लिखा दिया आपको और आपको मॉडल की स्पेलिंग ही नहीं है, तो गुरुजी से पूछ सकते हैं आप, वो आपकी मदद करेंगे कि मॉडल की स्पेलिंग MODAL होती है, MODEL नहीं होती है। क्योंकि बच्चों ये हमारे बच्चों की प्रॉब्लम है। जो लोग BA MA में पढ़ते हैं, जब उनको मॉडल पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है तो बच्चों वो यूं मॉडल लिखते हैं। जब उनको कहते हैं बच्चों ग्रामर लिखो, तो कर तो MA प्रीवियस रहा है और वो ग्रामर यूं लिखता है, जबकि आप जानते हो ऐसा होता नहीं है। GRAMMER नहीं होता, GRAMMER होता है। MODEL मॉडल नहीं होता, MODAL मॉडल होता है, MODEL भी होता है, लेकिन इसका मीनिंग तो बच्चों दूसरा है। जैसे मॉडल, रोल मॉडल, है ना, वो फैशन के अंदर वो मॉडलिंग करती है, वो मॉडल पेपर, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। एनीहाउ मैं वापस अपने बिंदु पे आ रहा हूं बच्चों। PA का मतलब होता है प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। अब ये कौन कौन सी होती है जरा ध्यान देंगे। ये होती है बच्चों बी वर्ब, ये होती है हैव वर्ब, ये होती है डू वर्ब, ठीक है। और ये मॉडल ऑक्सिलियरीज, ये 13 मॉडल होते हैं बच्चों, जानते हो ना। कैन है, कुड है, मे है, माइट है, तो जब मॉडल पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा, पर सुन लें। कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, विल होता है, वुड होता है, शेल होता है, शुड होता है, मस्ट होता है, और बच्चों 2 ऐसे जिनमें नोट आता है, नीड नोट। एक तो नीड नोट होता है, एक डेयर नोट होता है ना। हालांकि नोट आ भी जाता है कभी प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका प्रयोग हो जाता है, और 2 के साथ टू आता है, जैसे तो यूज टू, एक ऑट टू। अब बच्चों अपन इसकी बात करेंगे, तो बी वर्ब जो है बच्चों, इसमें कौन कौन सी आएगी? इज, एम, आर, ठीक है। और क्या आएगी? पास्ट में जाएंगे तो आएगी वाज और वर, ठीक है। अब देखो हेव में क्या आएगा? हेव तो आ ही गया है, ये हेव आ गया, तो हेज भी आ जाएगा, और बच्चों पास्ट में जाएंगे तो हेड भी आ जाएगा। और देखो डू में डू तो आ ही गया है, फिर डज आ जाएगा, और बच्चों फिर डिड आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक को प्रेजेंट सिंपल टेंस से जोड़ के एक बार आपको समझाना जरूरी होगा। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके।
जरा देखेंगे आप, इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड। तो बच्चों आपने ये उतार लिया होगा। अब एक विशेष बात सुनो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा इज एम आर, लेकिन वाज वर को घोड़े में करो ये नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसका प्रेजेंट सिंपल से कोई संबंध नहीं है, इसका तो पास्ट टेंस से संबंध है। दूसरी, आपको बच्चों हम हेज और हेव तो पढ़ाएंगे लेकिन हेड नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस से कोई संबंध नहीं। आपको बच्चों हम डू और डज तो पढ़ाएंगे लेकिन डिड नहीं पढ़ाएंगे। अब आप ये कहोगे सर आपने डू डज तो पढ़ा तो दिया, अरे बच्चों पढ़ा तो दिया लेकिन इसके डबल रोल हैं। किसके? डू डज के डबल रोल है। अभी एक रोल पढ़ाया हमने, दूसरा रोल पढ़ाएंगे, जरा ध्यान दें। दूसरा रोल क्या है? सबसे पहली बात बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है? तो जाहिर सी बात है, प्रेजेंट सिंपल टेंस वह होता है जिसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जुड़ा हुआ होता है। ऐसा आपको समझाया कि नहीं समझाया? समझाया। दोबारा ध्यान दो बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? ये देखो, यूं कुछ लिखो आप, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल। अब बच्चों प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की पांचवी फॉर्म। समझ गए? पांचवी का मतलब वही होता है जिसमें ऐसे एस जोड़ा जाता है। ये तो बच्चों आपका क्या बना? ये तो आपका बना नियम नंबर 1। और प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? ध्यान दो, जिस वाक्य में बच्चों इज, एम, आर, ठीक है, या क्या बोला मैं, इज एम आर या हेज या हेव, या डू डज भी ले लो, फर्क क्या पड़ रहा है आपने? डू डज का प्रयोग तो हुआ है, परंतु इनके साथ किसी अन्य मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, वह भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई? जैसे आएगी मैंने समझा ही नहीं, तो आएगी कहां से? अब समझा रहा हूं मैं तो आएगी। ध्यान दीजिए बच्चों, एक सेंटेंस में आपको देता हूं, आई एम ए टीचर। अब बच्चा पूछता है कि साहब इसका अनुवाद तो मेरे को आता है। वो ये पूछता है कि अनुवाद तो आता है, पर आप ये बताइए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है कैसे? वो ऐसे है बच्चों, देखो, मैं टीचर हूं, मैं अध्यापक हूं। अब बच्चों आप लोग कई बार कहते हो मैं एक अध्यापक हूं, ऐसे मत बोला करो, गलत है। मैं एक अध्यापक हूं, सबको पता है मैं एक ही हूं, तो मैं दो भी नहीं सकता हूं। तो एक का मतलब बच्चों एक नहीं होता। एक का मतलब एक होता है लेकिन सदैव नहीं होता है। एक का मतलब बच्चों आई एम ए टीचर, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आई एम वन ऑफ मेनी टीचर्स। इसका मतलब ये हुआ बच्चों मैं एक अध्यापक हूं, अर्थात कोई अध्यापक हूं, अर्थात ऐसा नहीं है कि मैं एक अध्यापक हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं कोई पर्टिकुलर नहीं हूं, है ना, अपने आप में कोई खास नहीं हूं। एक अध्यापक ये पूरी कौम है, उस कौम में से एक मैं भी हूं। इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसका अनुवाद आपको ये कभी नहीं करना चाहिए कि साहब मैं एक अध्यापक हूं, क्योंकि गड़बड़ तब हो जाती है जब मैं बच्चे से पूछता हूं कि बता तेरे पिताजी क्या है, तो बच्चा कहता सर मेरे पिताजी एक किसान है। अब गलत बात हो गई ना, पिताजी तो एक ही होते हैं, दो चार तो होते भी नहीं है। ऐसे में एक लगाने की आवश्यकता क्या है? ये तो आप अंग्रेजी की तरह अनुवाद करते हो। कई बार क्या है कि बच्चों हम कहते हैं खाना खाइए, तो दूसरा नहीं आप लोग, अरे भाई आप लोग क्या हो, तो अंग्रेजी में टेक बोलते हैं हम, तो हिंदी में भी उसको लो लो करने लग गए हैं, जबकि हिंदी में लो का कोई चक्कर नहीं है। हिंदी में भोजन को या तो खाया जाता है या भोजन को किया जाता है या भोजन को ग्रहण किया जाता है, लेकिन भोजन लिया नहीं जाता है। ये प्रक्रियाएं अंग्रेजी की है। बहरहाल मुद्दे की इसी बात पे अपन वापस आएंगे। तो बच्चों अपनी बात ये है कि आई एम ए टीचर, में एक अध्यापक हूं। अब बच्चे का सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि सर आपकी इस क्रिया में ताहू तो आ ही नहीं रहा, फिर ये प्रेजेंट सिंपल कैसे हुआ? बिल्कुल बात सही है, इसमें ताऊ नहीं आ रहा है। लेकिन बच्चों कभी कभी ताहू आता भी है। जैसे बच्चों आई एम बिजी ऑन संडेज, मैं रविवारों को व्यस्त होता हूं, इसका अनुवाद ही होगा आई एम बिजी ऑन संडेज, यानी मैं रविवारों को व्यस्त होता हूं। तो वहां पर एम का मतलब क्या हुआ? होता हूं। और यहां इसका मतलब क्या निकल रहा है? सिर्फ हूं। तो बच्चों यहां पर क्रिया क्या है? यहां पर क्रिया बच्चों क्या है? यहां पर क्रिया है बी वर्ब। कौन सी वर्ब है? बी। फिर ये कहोगे कि साहब ये बी वर्ब है, तो फिर ये एम का क्या चक्कर है? ये भी समझ में आएगा। उतार दे सर। दूसरा सेंटेंस देखो, शी
इज ए डॉक्टर, कोई समस्या? वो एक डॉक्टर है। और देखो दे आर, ठीक है, स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो स्टूडेंट्स। अब बच्चों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे हुआ? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बच्चों कुछ यूं हुआ, ध्यान देना। सबसे पहले लगाया मैंने सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लगा दिया मैंने। जैसे मान लो मैंने बच्चों आपको शी लगा दिया, दोबारा देखना, ये शी लगा दिया, यहां ब्रैकेट में लिख दिया मैंने बी यानी होना, और आगे लिख दिया ए डॉक्टर। शी ए डॉक्टर, और आपको कहा कि क्रिया का सही फॉर्म भरो। तो बच्चों आपको यही तो बताया कि शी एक वचन है। अब जब कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया को यहां लाया जाता है, ये बी आ गया, और इस बी में एस या एस जोड़ दो, ये एस जोड़ दिया। अब बच्चों बी में एस या एस जोड़ते ही ये आई एस इज में कन्वर्ट हो जाता है। बी में आई एस जोड़ते, बी में एस या एस जोड़ते ही ये इज में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर बच्चों पास्ट टेंस है तो वो वाज में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात, अगर बच्चों यहां शी की जगह दे होता तो बी यूं का यूं आता, तो दे बी, तो जैसे मान लो दे आ गया, यहां कर दिया मैंने दे बी स्टूडेंट्स, तो दे बी स्टूडेंट्स नहीं आएगा। फिर बी का जो रूप है ना बच्चों, तो बी की एक समस्या क्या है, ये बी वर्ब थोड़ी इर्रेगुलर है, इसको हम कहा जाता है अंग्रेजी की मोस्ट इर्रेगुलर वर्ब। बच्चों बी को अंग्रेजी की क्या कहा जाता है जरा बताना? इसको अंग्रेजी की कहा जाता मोस्ट इर्रेगुलर वर्ब। तो इसकी एक प्रॉब्लम इतनी सी है, मोस्ट इर्रेगुलर वर्ब। आ गई ये बात समझ में कि नहीं आई है? बी इज द मोस्ट इरेगुलर वर्ब ऑफ इंग्लिश। बी अंग्रेजी की सर्वाधिक इरेगुलर वर्ब है, अर्थात जो है बच्चों ये अनियमित क्रिया है। तो इसका रूप यही है, अगर कर्ता एक वचन के साथ प्रयोग होगा तो इज होगा, बहुवचन के साथ होगा तो आर होगा, आई के साथ होगा तो एम होगा। अब बच्चों पास्ट टेंस में जब जाएंगे तो एक वचन के साथ तो वाज होगा, और प्लूरल अगर है तो उसके साथ में वर का प्रयोग होगा, है ना। और आई के साथ का वो चक्कर नहीं है, वहां पर आई के साथ तो वाज ही हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब बनाते हैं, इसका अनुवाद क्या है? आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। अब बच्चों माना कि इसके अंत में ताहू त्यूं नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मुझे ये समझाना अगर किसी वाक्य में इज एम आर का प्रयोग तो हुआ है, परंतु उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग नहीं हुआ है, या उसके साथ में किसी अन्य वर्ब का प्रयोग ही नहीं हुआ है, तो वो वाक्य कौन से टेंस का माना जाएगा बच्चों? वो वाक्य भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस वो होता है जिसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही जुड़कर आता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस वह होता है जिसमें इज एम आर का प्रयोग होता है और उसके आगे किसी अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं होता, यानी ऐसे वाक्यों में इज एम आर सहायक क्रिया का काम नहीं करता, बल्कि फुल वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? फुल वर्ब का काम करता है। और बच्चों ऐसे वाक्य जिनमें हेजेव का प्रयोग तो होता है, लेकिन आगे किसी अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं होता, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं। और ऐसे वाक्य में भी बच्चों क्या होता है? हेजेव किसका काम नहीं करता? ऐसे वाक्य में हेजेव कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता, बल्कि फुल वर्ब का काम करता है। और जिन वाक्यों में डू डज का प्रयोग तो होता है, लेकिन उनके साथ किसी दूसरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ऐसे वाक्य में भी डू डज किसका काम करता है? एचवी का नहीं करता, बल्कि मेन वर्ब का करता है। एक एक को मैं अपनी बात को अपनी जरा उदाहरण समझाता हूं, इसमें भी कुछ फर्क है बच्चों। वो फर्क क्या है जरा देखो। जब आप ये कहते हो कि मैं एक अध्यापक हूं, तो कोई समस्या नहीं आती, सीधी सी बात, दोबारा लिख लेना, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर, दोबारा लिखो बच्चों सेंटेंस, आई एम ए टीचर, लिखा आपने। अब देखो आई एम ए टीचर, यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं है, आई एम ए टीचर। अब बच्चा क्या कहता है कि साहब मुझे इसका प्रश्नवाचक बनाना है, तो यहां से डू डज को बाहर निकालूं क्या? इसमें डू डज को बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि ये तो क्या है, बच्चे का सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। तो जब ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या छुपा हुआ होता है? डू डज छुपा हुआ होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है, उसको हमें बाहर से लाना पड़ता है। इसलिए बच्चों आपको ये भी कहना भूल गया मैं कि चूंकि डू डज और डिड को बाहर से लाना पड़ता है, वो सेंटेंस में नहीं पाए जाते, इसलिए डू डज और डिड को क्या कहा जाता है? जरा ध्यान दो बच्चों, डमी। क्या कहा जाता है? देखो DUMMY, डमी ऑपरेटर। ये जो डमी ऑपरेटर हैं बच्चों, ये कौन कौन से होते हैं? ये तीन होते हैं, डू, डज और डिड। याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि डमी ऑपरेटर कौन से होते हैं। यानी डमी ऑपरेटर का मतलब होता है डमी ऑक्सिलियरी या डमी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है? डू, डज और डिड, बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्योंकि बच्चों आमतौर पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होती नहीं है, हालांकि बलागात देते हैं तब होती है, बाकी जनरली नहीं होती है, और आप उनको बाहर से लाते हो, दैट्स व्हाई दे आर नोन टू बी डमी ऑपरेटर्स, इसलिए आप उनको डमी ऑपरेटर्स कहते हैं। आज अपनी बात को हम लेते हैं। अब देखो बच्चों, कन्फ्यूजन,
चूंकि ये तो सब्जेक्ट है और ये HV नहीं है बल्कि मेन वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है तो फिर तो सहायक क्रिया कहाँ है? डू और डज को इधर से लाएंगे? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। इसमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये क्या है कि HVB और MVB होती है, और ये क्या है? ये HV का काम भी करती है। अब बच्चों यहां तो ये MV का काम कर रही है, बट इफ यू वांट टू चेंज द सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव वन, परंतु यदि आप इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना चाहते हैं तब बच्चों सहायक क्रिया का काम कौन करेगा? यही करेगा। तो आप सहायक क्रिया को उठाइए, यहां लाओ, ये ले आए। अब आप ये कहोगे सर MI, अब मेन वर्ब कहां है भाई? आप इसको उठा रहे हैं, मेन वर्ब कहां है? अब यार मेन वर्ब नहीं, उसका मैं क्या करूं? नहीं है तो नहीं है, बस का इसका यही है कि MI टीचर, MI टीचर यही बनेगी कि इसका मतलब हो गया क्या मैं एक अध्यापक हूं। अब आप कहोगे सर क्या? देखो भाई, क्या इसका मतलब है और हूं भी इसी का मतलब है, और बीच में क्या आ गया? ये जगह क्यों छोड़ी है मैंने? यह में आ जाएगा। क्या मैं, ठीक है, अध्यापक हूं। एक बोलने की जरूरत नहीं है, क्या मैं एक, तो मैं एक, सॉरी क्या मैं अध्यापक, इसमें आएगा क्या मैं अध्यापक, क्या मैं अध्यापक हूं, और अंत में फुल स्टॉप किसी में बदलेगा? प्रश्नवाची में। आ गया समझ में? मुझे ये समझाना बच्चों, अगर है सॉरी इज एम आर का प्रयोग हुआ है और किसी अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है और उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है तो इज एम आर ही आ जाएगा, डू डज नहीं आएगा। अब आप ये कहोगे सर HV तो आज आ गई, और क्योंकि हम तो ये बताते हैं कि HV आगे आ जाती है और मेन वर्ब अपनी जगह रहती है, तो फिर मेन वर्ब कहां है? तो बता दिया ना, मेन वर्ब नहीं है, और नहीं है तो नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा ना? एक्चुअली इसमें होती ही नहीं है तो मैं भी कहां से ला सकता हूं? अब बच्चों ये बात समझ में आ गई है। अब एक बात और सुनो, अगर मुझे इसको बनाना है, क्या प्रश्नवाचक तो आपको आ गया, अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, तो आप क्या करोगे? आई एम को ठिकाना ले आओ, ये आ गया एम, क्योंकि नोट तो अकेला आएगा नहीं, वो तो इसमें जुड़ के आएगा, तो इसके साथ आ जाएगा, वो तो जुड़ के तो नहीं आएगा पर साथ आ जाएगा। तो आई एम नॉट ए टीचर। अब आई एम नॉट ए टीचर यानी मैं अध्यापक नहीं हूं। अब कोई बच्चा ये भी चाहता है कि साहब आई एम नॉट ए टीचर तो आपने बता दिया, लेकिन जैसे आपने डू और नोट को जोड़ के बताया था, ऐसे जरा एक बार एम और नोट को भी तो जोड़ के बता दो। तो हम बताएंगे आपको, क्यों नहीं बताएंगे? देखो आई और ये बन गया एमंट और ये बन गया ए टीचर। जैसे आपने डू को जोड़ के डोंट बनाया था तो एम को जोड़ के एमंट बना दिया, पर बच्चों ऐसा होता नहीं है। ये विशेष बात है बच्चों कि एम प्लस नोट को जब जोड़ते हैं तो जोड़ोगे तो आरंट बनेगा, ध्यान दो इस बात पे। ये विशेष बात है, ये विशेष बातें ही तो पढ़ाने के लिए हूं मैं, और क्या है कि एम प्लस नोट को जब जोड़ेंगे तो एमंट नहीं आरंट बनेगा, इसको याद करना पड़ेगा, दिमाग में बैठा लो। अब और सुनो, अगर आपसे कोई कहा जाए कि साहब इसका प्रश्नवाचक नकारात्मक बना के दिखाओ, तो हम दिखाएंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाए। कैसे बनाओ जरा ध्यान देना। इसका बच्चों प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाना बेहद आसान है। कैसे? ये आ गया साहब, एम आई नॉट ए टीचर। एम आई नॉट ए टीचर, बताओ कोई समस्या यहां तक? एम आई नॉट ए टीचर अर्थात क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूं? अब बच्चों यहां तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या यहां है, एम ध्यान दो, नॉट आई ए टीचर, ध्यान देना। और सुनो, एमंट आई ए टीचर, और तीसरा वाक्य है आरंट आई ए टीचर, और अंतिम वाक्य बच्चों यहां लिखता हूं आर नॉट आई ए टीचर। अब मुझे बताओ बच्चों कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है? देखो अच्छी तरह दिमाग लगाना। एम आई नॉट ए टीचर ये तो बिल्कुल शुद्ध है। एम नॉट बच्चों इसलिए गलत है क्योंकि आप तो जानते हो, क्योंकि पहली बात तो यहां पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, पहली गलती। दूसरी गलती, एम नॉट अलग अलग नहीं आ सकते, सब्जेक्ट के पहले आएंगे तो जुड़ के आएंगे। दूसरी इस वाक्य में बच्चों एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था, और एम नॉट जुड़ के तो आ गया, लेकिन एम नॉट जब जुड़ता है तो बच्चों एम नॉट तो होता ही नहीं, बताया जा चुका है। और आरंट आई ए टीचर ये बिल्कुल शुद्ध है, बशर्ते यहां प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। और आर नॉट में बच्चों समस्या क्या है कि ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग तो ही नहीं सकते, और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। इस प्रकार के कुछ करेक्शन है। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि इज एम आर का प्रयोग बच्चों जब आप प्रेजेंट सिंपल में करते हो। दूसरी बात समझा दी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस सिर्फ वह नहीं होता जिसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस बच्चों वह भी होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें इज एम आर का प्रयोग होता है, लेकिन उनके साथ आगे कोई वर्ब नहीं आती है। न तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, ना ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है,
बल्कि कोई दूसरी वर्ब आती ही नहीं है। और जब कोई दूसरी वर्ब आती ही नहीं है तो ऐसे वाक्यों में बच्चों इज एम आर एच वी का काम नहीं करते, एम वी का काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करते, मैन वर्ब का काम करते हैं। और ऐसे वाक्यों में बच्चों एक बात अच्छे से और समझ लीजिए कि ऐसे वाक्यों में ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये जो तीसरे नंबर पे बच्चों जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा, वो बच्चों हमेशा क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। इसलिए ऐसे वाक्यों का पेशी वोइज बनाना संभव नहीं होता है। जब मैं कहता हूं आई एम ए टीचर और आपसे कहता हूं कि बच्चों इस वाक्य को पेशी वोइज में बनाओ, तो आप बना नहीं सकते, बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट। चूंकि इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और बच्चों जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस वाक्य को पेशी वोइज में या उस वाक्य को कर्तृवाच्य से क्रम वाच्य में बदल देना संभव नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों आज की बात है समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार बच्चों।